हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में हम लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम पूरा डेरिवेशन आज देखने वाले हैं। सबसे पहले डेरिवेशन देखने से पहले बेसिक टर्म्स देख लेते हैं कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में होता क्या है। जस्ट ब्रीफ में बता देती हूँ एक बार फिर से कि आपका एक होता है आपका ड्राइवर, एक होता है आपका ड्रिवन। ड्राइवर मैंने ये वाला माना है, ड्रिवन मैंने ये वाला माना है, ठीक है। ड्राइवर की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, उस ड्राइवर पुली की रेडियस को मैंने बोल दिया R1, क्लियर। सिमिलरली ड्रिवन पुली की रेडियस को मैंने बोल दिया R2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है O1 से O2 के बीच की डिस्टेंस, उसको मैंने बोल दिया है X। O1 क्या है, ड्राइवर पुली का सेंटर, और O2 क्या है, ड्रिवन पुली का सेंटर, जहाँ पे शाफ्ट लगी है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमने इससे पहले ओपन बेल्ट ड्राइव का डेरिवेशन देखा था। क्या होता है ये सब कुछ हम पहले प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। यहाँ पर क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होगा कि बेल्ट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होके लगेगी इस तरीके से, ठीक है। इससे क्या होगा, हमने ऐसा क्यों लगाया है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में तो हम यहाँ से सिंपल इस तरीके से लेकर आए थे, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस फॉर्म में लगाया है। क्रॉस फॉर्म में लगाने का मतलब एडवांटेज ये हो गया कि ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी बेल्ट पुली के, ठीक है। यहाँ पे भी ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी, यहाँ पे भी ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी, और फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे कि जो स्लिपिंग के चांसेस है वो और भी कम हो जाएंगे, ना के बराबर, या फिर आप बोल दो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे इन कंपैरिजन जब हम करें इसका ओपन बेल्ट ड्राइव से, क्लियर। तो इसीलिए हमने इस तरीके से लगाया है। अब अगर ड्राइवर पुली की पोजीशन इस तरह से, अगर मान लिया मैंने कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी इसको, तो ये वाली कहाँ जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। शाफ्ट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, जो आपका ड्राइवर है और जो आपका ड्रिवन है, ये जो शाफ्ट है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल शाफ्ट से, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर ऑपोजिट है। जो डायरेक्शन ड्राइवर की है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर ड्रिवन की होगी, क्लियर। एंड यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ड्राइवर और ड्रिवन का सेम होता है। जब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक डिफरेंस बताया था, तो वो किस तरीके से कि यहाँ पर देखिए आप, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बन रहा है, ये पूरा, अगर मैं जस्ट इस लाइन के ऊपर की तरफ की बात करूँ, ठीक है, तो ये π/2 प्लस अल्फ़ा। अगर सेम मैं इस लाइन के ऊपर की तरफ की बात करूँ तो ये π/2 प्लस ये अल्फ़ा। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है कि जिसमें बेल्ट आपकी पुली के ऊपर कांटेक्ट में है, वो सेम रहता है इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब इसी में हम देखेंगे कि ये एंगल क्या है, अल्फ़ा, मतलब कि जो बेल्ट है वो यहाँ पर पुली से कांटेक्ट में है, और ये वाला एंगल भी कितना है, अल्फ़ा, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। बट अब मैंने ये जो पिंक पेन से लिखा है अल्फ़ा, वो किस तरीके से निकाला था मैं पहले भी बता चुकी हूँ ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में। फिर से देख लो एक बार, ये एंगल आपका 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा आपका, क्योंकि ये भी एक 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 माइनस अल्फ़ा कर दो, ये आपका 90 है ही सही। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना है 90, तो 180 में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एंगल निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो ये तो बेसिक ज्योमेट्री हो गई, डायग्राम एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छी तरीके से। अब आगे हम देखते हैं कि बेल्ट की लेंथ किस तरीके से निकालें। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, सपोज करो कि मैंने G एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, तो इस पॉइंट से हम अगर पूरा कवर करें बेल्ट को इस तरीके से और वापस यहीं पे आके रुक जाए, तो ये क्या होगा, लेंथ को शो कर रहा है। तो इसी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर लेंथ निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लेंथ निकालते हैं। GJE, ये एक आर्क है, तो मैंने आर्क GJE लिखा है। फिर इस पॉइंट पे आके E से लेके F तक की डिस्टेंस, तो EF लिखा है आर्क। फिर उसके बाद में आर्क FKH, ये पूरा आर्क है, तो आर्क FKH लिखा है। फिर यहाँ तक आने के बाद में H से लेके G तक वापस इसी पॉइंट पे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा HG, ठीक है। तो ये क्या होता है, L क्या हो गया, इस बेल्ट की लेंथ जो कि हमें निकालनी है। तो अगर मैंने ये क्या किया है, पूरी बेल्ट को कंसिडर किया है, मैं जस्ट इस लाइन के ऊपर का पोर्शन कंसिडर कर लूँ और उसको डबल कर लूँ तो भी मेरी लेंथ निकल जाएगी, वो इजी रहेगा कैलकुलेशन वाइज। तो मैंने यही चीज़ करी है। आर्क अब मैं J से लेके E तक लेके चल रही हूँ, E से लेके F तक लेके चल रही हूँ, और F से लेके K तक लेके चल रही हूँ, ठीक है। मतलब कि इसके ऊपर का लेने का मीनिंग क्या हो गया कि मैंने हाफ पोर्शन ले लिया है और जस्ट उसको डबल कर दिया है, तो मेरा लेंथ निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो J से लेके E तक
आर्क जेई, ई से लेके एफ तक EF और आर्क FK, ये पूरा आर्क जो है। तो इतना लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अब बेसिक ज्योमेट्री हम अप्लाई करेंगे इन O1MO2, O1MO2 ट्राइंगल में। ये एंगल कितना है, अल्फा, तो हम यहाँ पे निकालेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर O1M एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, O1O2। क्लियर। तो O1M को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस, मतलब इस वाले पुली की रेडियस, जो ड्राइवर पुली है उसकी रेडियस क्या है, R1, एंड जो हमारी ड्रिवन पुली है उसकी रेडियस क्या है, R2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो गया, R1, और जो आपकी इसकी रेडियस है R2, वही क्या है, इतनी डिस्टेंस R2 ही है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के लाइंस पैरेलल है। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। ये डिस्टेंस कितना है, R2, क्योंकि इसकी रेडियस R2 है, तो ये भी किसके बराबर हुआ, R2 के बराबर हुआ। तो जस्ट O1M अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, R1 प्लस R2। क्लियर। तो O1M की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, R1 प्लस R2, एंड O1O2 की जगह क्या लिख सकते हैं, O1O2। इनके बीच की डिस्टेंस, जो सेंटर डिस्टेंस है वो क्या है, x मैंने एज्यूम करी थी इनिशियली, तो मैं यहाँ पर x उसको ऐसे ही लिख रही हूँ। अब हमें पता है कि जब एंगल की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो हम क्या करते हैं, साइन अल्फा को अल्फा ट्रीट कर लेते हैं। तो सेम अल्फा बहुत स्मॉल है तो हमने साइन अल्फा की जगह क्या किया है, अल्फा, एंड ये सारा सेम रहेगा, R1 प्लस R2 अपॉन x। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। क्लियर। ये हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, आर्क जेई निकालना है, EF निकालना है, आर्क FK निकालना है। इन सब की वैल्यू अगर मेरे पास में आ गई तो मैं L इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, फॉर्मूला डिराइव कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं आर्क जेई और आर्क FK बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखो लिखा है आर्क जेई। आर्क क्या होता है, एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस। ठीक है। तो आर्क JE, J से लेके E तक की बात कर रहे हैं, तो एंगल कितना आएगा, ये कितना है, π/2। क्लियर। और ये एंगल कितना है, अल्फा, तो π/2 प्लस अल्फा, तो एंगल हो गया। और रेडियस कितनी है, R1। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस, π/2 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई R1। तो ये आर्क JE की वैल्यू आ गई है। सेम मुझे FK की वैल्यू चाहिए, आर्क। तो F से लेके K तक की बात करो तो क्या होगा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल π/2। तो एंगल तो सेम रहेगा, π/2 प्लस अल्फा, लेकिन रेडियस क्या है यहाँ पर, R2। जो ड्रिवन पुली है उसकी रेडियस हमने क्या मानी थी, R2। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया R2, क्योंकि यहाँ पे R2 लिखा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे R2 आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने कंबाइन इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है। ये वैल्यूज़ हमें आगे पुट करनी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर इक्वेशन के नाम लिखे जा रही हूँ। क्लियर। अब मुझे अगर EF भी निकल के आ जाए तो मेरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो E से लेके F तक, E से लेके F तक की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जितना EF होगा उतना ही MO2 होगा, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, बराबर है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे तरीके से लिख सकती हूँ, EF क्या हो गया, MO2। क्लियर। अब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। MO2 निकालना है, एंगल ट्राइंगल कौन सा है, O1MO2। तो अगर MO2 मुझे निकालना है ये, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ O1O2 का स्क्वायर माइनस O1M का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो इक्वेशन में इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। अब O1O2 की वैल्यू क्या है, x, तो x लिख दिया। O1M की वैल्यू क्या है, O1M R1 प्लस R2, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो जस्ट R1 प्लस R2 का स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ भी एक्स स्क्वायर नहीं था तो अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। एंड ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब मैंने टोटल x को क्या किया है, बाहर निकाल दिया अंडर रूट से। तो x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R1 प्लस R2 अपॉन x का टोटल होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, टोटल x पे, इन पे पूरे पे स्क्वायर कर दिया। क्लियर। अब इसको अंडर रूट में लिखो या इसको मैं क्या करूँ, पावर 1/2 लिख दूँ, एक ही बात है। तो मैंने जस्ट यही किया है, इसको पावर 1/2 कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से। तो x 1 माइनस R1 प्लस R2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा ही, और अंडर रूट की जगह क्या कर दिया मैंने, पूरा ब्रैकेट पे 1/2 लगा दिया है पावर। क्लियर। अब इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू उसको एक्सपेंड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, क्या होता है, x ऐसे का ऐसे ही रहेगा आपका, ये देखिए, आई होप विजिबल होगा।
x हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है n हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एन एक्स। तो n क्या है यहाँ पर 1/2 और x क्या है r1 प्लस r2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो है वो हमारी x टर्म की तरह है। तो 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस n क्या है 1/2, x क्या है हमारा ये पूरा विथ स्क्वायर। क्लियर। इस तरीके से आगे आप एक्सपेंड कर सकते हो n(-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। हमें क्या करना है हायर टर्म्स को नहीं लेना है, सिर्फ इनिशियल टर्म को लेकर चलना है, इसलिए मैंने आगे के टर्म्स को लिखा नहीं है यहाँ पर। क्लियर। इसी को हम सॉल्व करेंगे आगे। तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर, नीचे बन रहा था 2 और ये x पे क्या स्क्वायर भी है, लेकिन एक x हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया है, तो एक x क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक ही x बचेगा यहाँ पर। क्लियर। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे नाम दे दिया है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे पास में यहाँ पर सब वैल्यूज़ आ गई है। EF मैंने निकाल लिया है, आर्क JE आर्क FK की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एंड देन उसको सिंप्लीफाई करके फाइनल डेरिवेशन, फाइनल जो फॉर्मूला होगा वो हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से होता है आगे। जस्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट किया तो ये वाली इक्वेशन आ रही है, ठीक है। जस्ट मैंने तीनों वैल्यूज़ को क्या किया है पुट कर दिया है। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि हमने ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में किया था। 2 हमारा बाहर ऐसे का ऐसे ही, r1 को मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से, ये टर्म ब्राउन वाले पेन की टर्म ऐसे कैसे ही रहेगी, r2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले टर्म से, तो r2 π/2 प्लस r2 अल्फा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब क्या किया π/2 वाली टर्म्स जो भी है उसको कॉमन ले लिया, तो क्या बन रहा है r1 प्लस r2। ओके, तो ये आ गया प्लस। अब अल्फा वाली टर्म जो भी है, एक में अल्फा यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर, और एक में अल्फा हमारा कहाँ पे दिख रहा है r1 अल्फा यहाँ पर आएगा, मैंने गलती से पाई लिख दिया है, ये अल्फा है। क्लियर। तो r1 अल्फा और r2 अल्फा, तो मैंने अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या हो गया r1 प्लस r2। क्लियर। एंड ये जो टर्म है ऐसे की ऐसे यहाँ पर मैंने वापस लिख दी है। क्लियर। अब 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम आगे, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई r1 प्लस r2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा r1 प्लस r2 ऐसे का ऐसे ही, प्लस x के साथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा एंड r1 प्लस r2 अपॉन 2x, और इसका r1 प्लस r2 के ऊपर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर 2 अगर आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर x ही बचा है। क्लियर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया है। अब इक्वेशन नंबर 5 में क्या आ रहा है अल्फा एक टर्म आ रही है, और अल्फा हम पहले थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं, तो उसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास में अल्फा की वैल्यू निकली थी। क्लियर। तो क्या निकली थी वो r1 प्लस r2 अपॉन में x, ये वैल्यू हमारी निकली थी। तो पूरी इक्वेशन सेम है, जस्ट अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। क्लियर। तो अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पाई r1 प्लस r2 ऐसे कैसे चल रहा था, ऐसा कैसे ही रहेगा, प्लस 2 r1 प्लस r2 तो मैं r1 प्लस r2 का स्क्वायर लिख दूँ इसको अपॉन x, प्लस 2x ऐसे का ऐसे ही, और ये टर्म ऐसे की ऐसी चल रही है यहाँ पर, तो मैंने ये ऐसे कैसे रहने दिया। अब क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, पाई r1 प्लस r2 2x ये सेम रहा। अब यहाँ पर क्या है r1 प्लस r2 का स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लिकेशन में 2 है और यहाँ पर सिंगल है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर r1 प्लस r2 का स्क्वायर अपॉन x लिख दिया है। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है जब हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए लेंथ का डेरिवेशन करते हैं। ये तो था इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अगर आपको न्यूमेरिकल में डायमीटर की फॉर्म में दिया हो तो आप रेडियस की जगह डायमीटर में आप लिख दो, क्या हो जाएगा r की जगह क्या लिख दोगे d/2 लिख दोगे, तो r1 की जगह d1/2, r2 की जगह d2/2, तो आपका लेंथ की फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा फॉर्मूला, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है और करके। क्लियर। तो ये है हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में आपने लेंथ किस तरीके से निकालनी है। अगर डेरिवेशन एग्जाम में पूछते हैं तो आपको पूरा डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करना है, डायग्राम क्लियर बनाना है, तो आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।